हेलो फ्रेंड्स, आर्विड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास का भी क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में जो है हम लोग एक टॉपिक सिंधु सभ्यता क्लियर कर लिए हैं। आज दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। क्या है? वैदिक संस्कृति आज दूसरा टॉपिक है। इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इतिहास पढ़ चुके हैं पूरा। इतिहास हो, पॉलिटी हो, चाहे भूगोल हो, कुछ भी हो, पूरा पढ़ चुके हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। वन लाइनर फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वीडियो को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिस्ट्री नाम से, पॉलिटी नाम से, जाकर देख लेना, किरण हिस्ट्री। ठीक है, जाके देख लेना वहां से। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं टोटल? क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन इसके 114 हैं। और ये कहाँ से लिए हैं हम? लुसेंट का है। कहाँ से है? लुसेंट का है। लुसेंट से पढ़ा रहे हैं। किससे पढ़ा रहे हैं? लुसेंट से। अगर आप किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो तो लुसेंट को छोड़कर जीके जीएस में जाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, लुसेंट को छोड़कर जाना ही नहीं है, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव करो या थ्योरी करो, लेकिन लुसेंट को पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम निकालने वाले एस्पिरेंट से पूछोगे तो ज़रूर आपको सलाह देगा कि लुसेंट से पढ़ो। दोस्तों, लुसेंट से पढ़ो। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि आप लोग थ्योरी, किसी भी टीचर, आप लोग दो चीज़ करना है। आप लोग को क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, नया भी क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो ये इसमें संपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को एक बार थ्योरी किसी भी टीचर से पढ़ लेना है या अपना नोट्स बनाए हैं उससे थ्योरी कंप्लीट करो, फिर आकर हमारा वीडियो देखो और क्वेश्चन करो और अपने को जांचो कि कितना हमने सही किया। ठीक है, हम 4 ऑप्शन देंगे, आपको पहले ही टिक लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर हम आपको आंसर बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको टिक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अपने को हमेशा चेक करो कि कितना कर रहे हैं, हमारा कितना सही हो रहा है। आखिर में हम पढ़े हैं तो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले एक थोड़ा सा जान लेते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति आखिर में कब से कब तक है? जो वैदिक संस्कृति है इसके बारे में अगर जानें तो क्या है वैदिक संस्कृति, कब आया? अगर भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो प्राचीन इतिहास में है उसमें इसका क्या महत्व है? जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल है वह कब से है? जो सिंधु सभ्यता का काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। उसके बाद 250 वर्ष का क्या पड़ता है? संक्रमण काल, यानी कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का जो काल है वह कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वहीं अभी हम बताए हैं आपको सिंधु सभ्यता का काल 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इसके बीच में 250 वर्ष संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसमें दो आता है, इसका दो पार्ट है वैदिक संस्कृति का। एक उत्तर वैदिक काल, एक क्या होता है, ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वह कब से कब मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद आती है, सिंधु सभ्यता के बाद आती है वैदिक संस्कृति। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है उसका भी काल पूछा जा सकता है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, उसको याद रखेंगे। उसके बाद 250 का वर्ष का संक्रमण काल चलता है। उसके बाद आता है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और उसमें भी दो पार्ट हो गए, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, आखिर में जो वैदिक है वह वैदिक जो समाज है, वैदिक जो संस्कृति है, इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता आर्य हैं। कौन है? आर्य। आर्य कौन है? आर्य मध्य एशिया से आए हुए हैं, वह भारत में आकर बसे हैं। ठीक है, कहाँ बसे हैं? तो पंजाब में बसे हैं, जिसे 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब कहा जाता है, वहाँ पर बसे हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वह संस्कृत है।
क्या है, इनकी भाषा कही जाए तो संस्कृत है, और जो देवताओं की भाषा है, संस्कृत आप लोग जानते होंगे देवताओं की भाषा है। संस्कृत क्या है, देवताओं की भाषा है। तो अगर संस्कृत इन लोग को आता है तो इसलिए इन्हें क्या, आर्यों को देवता तुल्य माना गया। जो आर्य थे वह देवता तुल्य माने गए। हमारे जो भगवान राम हैं वो भी आर्य ही हैं, ठीक है, आर्य के ही वंशज हैं, जिसके कारण या क्या हो गए, ये श्रेष्ठ हो गए और देवताओं के तुल्य हो गए, ठीक है। और इसके बाद इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो सबसे प्रिय पशु है वह कौन है, गाय है। इससे बहुत क्वेश्चन फंसता है, मतलब आता है क्वेश्चन पेपर में कि जो वैदिक समाज है, जो आर्य थे, उनके जो प्रमुख पशु है जो कौन है, गाय है। और गाय एक समृद्धि का संकेत है इन लोगों में, ठीक है। और जो गाय की हत्या कर दी, इन लोग के समाज में अगर कोई गाय का हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता था। और जो राजा, अगर गाय हम इन लोगों की भूल जाती थी तो राजा क्या करता था, उसको खोजता था पर्सनली, ठीक है। यानी गाय का बहुत बड़ा महत्व था, इतना आप लोग याद रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है अपने कॉपी में, ठीक है। हम उत्तर बताएंगे, प्रश्न बताएंगे, उत्तर बताएंगे, आपको अपने कॉपी में उत्तर देना है, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, जो वैदिक काल है उसके 2 पार्ट बताए हैं। तो एक ऋग वैदिक काल बताए हैं, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि पूर्व वैदिक काल क्या है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी उनका जो ईसा पूर्व है उसका जो समय अवधि है वह क्या है। काल की तो बता चुके हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वह कह रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है। यह हमेशा क्वेश्चन में आता है इसलिए दिया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का अगर बात की जाए उसका समय अवधि क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वह कितना है, 114 है। कितना है, 114 है, तो इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग को भी जल्दी जल्दी करना है। जो तीसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। जो प्रारंभिक पहले के आर्य थे, जो शुरुआत में आए थे भारत में, उनके बारे में कौन से कथन सही नहीं है। पहला है वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घोड़सवारी किया करते थे, वे घोड़सवारी किया करते थे, ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। आर्य थे तो घोड़सवारी करते थे। सी क्या है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, नगरों में निवास नहीं करते थे, वे नदियों के किनारे बसे हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, क्या कह रहा है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी इस क्वेश्चन से जो नहीं था, इससे तीन जो उत्तर है आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ का था, बिल्कुल था, जौ का रहा होगा, था, और गेहूं का भी था, चावल का भी था। तंबाकू का नहीं था क्योंकि वे आर्य थे, श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, वे नशा नहीं करते थे। आप लोग इतना समझ कर रखोगे, वे लेकिन नशा नहीं करते थे, इसलिए तंबाकू का खेती नहीं होता था आर्यों के समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि क्या फसल का ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू का। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे हम लोग का काल हो, तो कोई देवता को मानते हैं, कोई ब्राह्मण को मानते हैं, कोई नहीं मानता है। तो उस समय जो ब्राह्मण को नहीं मानते थे, वेद को नहीं मानते थे, उनको क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए कि वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी लोगों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक जो गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या शतपथ ब्राह्मण में
या अथर्ववेद में, या शुल्वसूत्र में, या छांदोग्य उपनिषद में? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुल्वसूत्र में। तो शुल्वसूत्र में वैदिक गणित का महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को मालूम होगा। शुल्वसूत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? वैदिक गणित का किया जाता है। सॉरी दोस्तों, वैदिक गणित का किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 8वां, कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम पूछ रहा है। तो उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम, पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आर्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4 हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी, वेद 4 हैं। अगर वेद त्रयी में पूछे तो वेद त्रयी में 3 ही आते हैं। त्रयी मतलब 3, तो 3 ही आता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में नहीं आता है, तो अथर्ववेद बाद में आया है। ठीक है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, तो वेद त्रयी कौन कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां, बोल रहा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कितना भी इम्पोर्टेंट लगा लो, कितना भी इम्पोर्टेंट लगा लो, कमी है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे पेपर में, हमने पेपर दिया है, कम से 2 से 3 बार हमारे पेपर में फंसा है। तो इसको समझ लो कि पिछले कई वर्षों से कितने बार पेपर में आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो जो सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से कौन लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय के बारे में बात करी तो कौन है? पशुपालन। और इनका जो प्रिय पशु है वह गाय है, और गायों की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और जो गाय अगर भूल गई तो राजा को जाना पड़ रहा है खोजने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? जो भारतीय संस्कृत है उसका आदि ग्रंथ की बात करें तो वह सामवेद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि संगीत की अगर बात करें तो किसे याद रखेंगे? सामवेद को। किसे याद रखेंगे? सामवेद को। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मनु। तो प्रथम विधि निर्माता की बात करें तो वह कौन है? मनु जी हैं। मनु जी क्या हैं? प्रथम विधि निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का अगर प्रथम और प्रधान ग्रंथ की बात करें तो वह कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में क्या बोल रहा है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधन। ये सब पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अपने से नहीं है। वही तो कह रहा था, पहले ही बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और जो आगामी परीक्षा है उसको भी देखकर बनाया गया है। और ये एक खास बात है कि लुसेंट का है। किसका है? लुसेंट का है। और चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि लुसेंट जरूर पढ़ना, पेपर निकालना है। तो क्यों? क्योंकि पेपर में आता ही आता है लुसेंट से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख अगर बात करें तो किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 कहाँ है? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। आ गया 19। क्या कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है पुराणों की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 18। टोटल पुराण कितने हैं? 18 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां क्या है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था?
प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह कौन है? इंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ऋग्वेद में पुरंदर किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी गणित से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो असतो मा अगर सद्गमय की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। 24 बोल रहा है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। जो हम शुरू में बताते हैं थ्योरी, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो क्या है कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता हैं उसे क्या कहा जाता है? होता या होर्ति कहा जाता है। यजुर्वेद के अर्धयु कहा जाता है। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता या उद्गात कहा जाता है। अथर्ववेद के जो ज्ञाता हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। याद है आपको? याद रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों को अपरुषेय कहा गया है। जो वेद है उन्हें अपरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपरुषेय कहने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, यानी पुरुषों के द्वारा वेद नहीं लिखे। जो रचना है, वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपुरुषेय यानी कि पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया है। अ लग गया, अ मतलब नहीं। अगला जो क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलूक कड़ाद। वैशेषिक किसने लिखा है? उलूक कड़ाद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। पूर्व मीमांसा के बोले जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बोले तो ऑप्शन नंबर बी बादरायण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बादरायण लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। तो पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी। परुषणी किसे कहा जाता है? परुषणी रावी नदी को कहा जाता है। तो रावी नदी जो है उसी के तट पर दसराज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर अगर पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1/6 बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल अगर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में आएगा। किस में आएगा? उत्तर वैदिक काल में आएगा। और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग क्या? ब्राह्मण युग। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में जो अछूत की अवधारणा है स्पष्ट रूप से उदित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। किसके? धर्मशास्त्र के काल में। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एशिया माइनर स्थित बोगज गोई का महत्व इसलिए है कि जो एशिया माइनर स्थित बोगज गोई है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि क्यों महत्व है दोस्तों? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसका? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अगर थ्योरी भी नहीं पढ़े हो, केवल क्वेश्चन रट कर चले जाओ तो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा यहीं से। यही इसकी खासियत है लूसेंट की। अगला जो क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन करा है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर बी गौतम।
अगला क्वेश्चन है 38वां आ गए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो कौन जाने जाते थे निष्क से? तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन भारत है स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो गहने थे उन्हें क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर ए पतंजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर हैं। किस पे हैं? दर्शन पर है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अगला क्या है? क्या है कि ऋग्वेद संगीतमय नहीं, ऋग्वेद जो है, एक मिनट, ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीतमय से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। जो ऋग्वेद है उसमें किससे क्या लिखा गया है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं लिखा गया है, ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या लिखा गया है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड लिखा गया है, ठीक है। वहीं सामवेद में संगीत लिखा गया है। वहीं अथर्ववेद में जिसका वर्णन मिलता है जादू टूना का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वह कौन सी सर्वाधिक वर्णित नदी है? कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित है? सिंधु, ठीक है दोस्तों। कौन है? सिंधु है। कौन है? सिंधु। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। कहाँ के? कैकेयी के। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद लिया गया है? तो कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से, ठीक है। 44 तक हो गया। 45वां करेंगे। क्या है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो काबुल में है कुंभा, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का ही राजधानी काबुल है, ठीक है, तो वहीं पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है दोस्तों? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। किससे? अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 पर आ गए हैं, जल्दी करेंगे पूरा। 118 क्वेश्चन है ना, 114 है, सॉरी दोस्तों। 48वां है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन बताएंगे दोस्तों? सामवेद का। सामवेद का। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी क्या होता है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है, यानी भगवत गीता शामिल होगा, ब्रह्मसूत्र शामिल होगा, उपनिषद शामिल होगा, ठीक है। तो भगवत प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तीनों शामिल हैं और भागवत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वह संबंधित है किससे? मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो किससे कौन सुमेलित करना है? अथर्ववेद किससे है? औषधियों से संबंधित है, ठीक है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। वहीं यजुर्वेद जो है बलिदान विधि है और सामवेद संगीत विधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे चलता है दोस्तों? किससे चलता है यज्ञ संबंधी? तो यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वह क्या थी? मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग है उसमें प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्या थी शासन प्रणाली? क्या थी शासन प्रणाली? ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र शासन प्रणाली थी, ठीक है, वैदिक युग की, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह कौन है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है?
तो कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सांख्य। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में? किस युग में हुई दोस्तों? वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। वहीं आप क्वेश्चन 59 आ गया। वह बोल रहा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी दोस्तों? वह कौन सा दस्तकारी है? ऑप्शन नंबर डी, लुहार या लुहारगिरी। किसमें नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित करिए। क्या करिए? सुमेलित करना है। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? जो आयुर्वेद है वह किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। वहीं धनुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद अथर्ववेद। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल गोत्र मंडल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। नया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी, जादुई माया और वशीकरण की बात कौन करता है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है किससे? आर्य शब्द जो है वह इंगित करता है किससे? तो श्रेष्ठ वंश से। किससे? श्रेष्ठ वंश से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10 मंडल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? किसमें रचित है? गद्य रूप में रचित है। जो कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन होगा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो सभा और समिति हैं वह प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें अगर कुछ सुधार करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम सुधार कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो कहता है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक की जो प्राचीनतम संस्था थी वह कौन थी? विदर्भ। क्या थी? विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन है? बी, शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर वैदिक काल में। वही क्वेश्चन कह रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ। जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है दोस्तों? जब उच्च वर्ण नारी हो और निम्न वर्ण पुरुष हो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 कि वैदिक युग में यव का क्या कहा जाता है? यव क्या कहा जाता है? यानी यव क्या है? जो वैदिक युग है उसमें यव क्या है? क्या है वह? यव जव है। जव को यव कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो व्रीहि शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है? अथर्व मतलब जादू टोना। क्या? जादू टोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो शिक्षा जो है वह किससे संबंधित है? जो शिक्षा है वह किससे संबंधित है? जो शिक्षा है वह ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र है वह किससे संबंधित है? कल्पसूत्र की बात करें तो कल्पसूत्र किससे संबंधित है? कर्मकांड से। निरुक्त शब्द भाषा शास्त्र से और छंद शास्त्र से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है?
व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य जो है वह कौन है? तो आगे आदि काव्य कौन है? रामायण है। कौन है? रामायण है। वहीं कह रहा है प्राचीनतम पुराण कौन है? तो प्राचीनतम पुराण की बात करें, प्राचीनतम पुराण की बात करें, क्या करें? प्राचीनतम पुराण की बात करें तो वह कौन है? प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। वहीं 81 का रहा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन मानी गई है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वह कौन है? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। क्या थी? कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। जिसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी वह क्या है? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अनुल्लंघनीय किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को कहा गया है। किसे? अथर्ववेद को। वहीं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता को। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। किसे? ऑप्शन नंबर नहीं, प्रजापति को। प्रजापति को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रजापति को। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित करेंगे? जो राजसूय यज्ञ है, क्या है? जो राजसूय यज्ञ है वह किससे संबंधित है? राजा के सिंहासन नारोहण से। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किससे है? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जाने वाला यज्ञ। वहीं वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन कार्य में किया गया यज्ञ। ठीक है। वहीं अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाता था एवं सोम रस का पान किया जाता था। ठीक है। वहीं यज्ञ क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 88 को भी सुमेलित ही करना है। तो परसुनी को क्या कहा जाता था? रावी। शत्रुंधि जो उसका प्राचीन नाम था सतलज। तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी। और व्यास का पिपासा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा। वहीं अगला कह रहा है संस्कारों की संख्या कितनी है? तो टोटल संस्कार कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्या कर रहा है? 90। सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। 90 को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह था। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह था। वहीं आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह था। वहीं प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90, 91 भी क्या करना है? सुमेलित ही करना है। क्या करना है? सुमेलित ही करना है। इसका भी क्या होगा? गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। वहीं पैशाच विवाह क्या होती थी? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या था? पैशाच विवाह था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, 3 वर्ण ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में जो शामिल नहीं है वह मातृ ऋण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। जो मृदभांड संस्कृति है ऋग्वैदिक काल से संबंधित वह कौन सी है? वह कौन सी है? तो गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है। जिसे OCP कहते हैं। ठीक है। तो OCP संस्कृति किससे संबंधित है? मृदभांड संस्कृति जो है ऋग्वैदिक काल से। वहीं अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संबंधित है। तो उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संबंधित है वह क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे PGW कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जिसे PGW कहते हैं स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रकाश में आया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, भगवानपुर से। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त किस में पाया जाता है?
किस में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो गाय के लिए। किसे? गाय को अघन्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। वहीं क्वेश्चन नंबर 98 सुमेलित करना है। जो 98 है उसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो संग्रहित किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को। भागदूत किसे कहा जाता था? कर संग्रहकर्ता को। वहीं छता छत्री किसे कहा जाता था? पासे के खेल में राजा का सहायक। वहीं अछवाप किसे कहा जाता था? प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वह क्या है? रीत, जिसे प्राकृतिक संतुलन कहा जाता है, स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी वरुण होगा। जल या समुद्र का देवता कौन है? समुद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, तीन क्रमों, क्या बोल रहा है? तीन क्रमों पंगों में तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? 101 का डी हो जाएगा विष्णु को। तो विष्णु ने क्या किए थे? तीन पग में तीनों लोक को माप लिए थे। अगला जो क्वेश्चन है वामना अवतार में, जो वामन अवतार में गए थे बावना बनकर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 102 सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है 102 को, क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पूषण क्या है? विवाह का देवता है। रुद्र क्या है? पशुओं का देवता है। घौस या घौ क्या है? जगत के पिता हैं। और अदिति क्या है? देवों को महान माता है, देवों का महान माता है। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है वह मुख्यतः समाज एवं व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। अगला जो क्वेश्चन है अश्वेता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता कहाँ से है? ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 107 कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? तो ऑप्शन नंबर 107 का सी हो जाएगा, कुंभाक्रमु। अगला क्वेश्चन है 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यानी क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। वहीं दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वहीं क्वेश्चन नंबर 109 बोले तो क्या कहे? आर्यों के, एक मिनट, तो क्या कह रहा है 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कुंभा काबुल है, आधुनिक नाम कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। पशुनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। सदा नीरा किसका नाम है? गंडक का। और शत्रुदी किसका नाम है? सतलज का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर क्या है 111 कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? क्या था? ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो थे वह कौन थे? तो पतंजलि जो थे वह कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। अगर वही क्वेश्चन का है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन ऋषि संबंधित थे? तो कौन से संबंधित थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगढ़। तो क्या बोला है? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो होगा हमारा टॉपिक वह होगा महाजनपद काल। ठीक है। और महाजनपद काल में 50-50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने होंगे? 50-50 क्वेश्चन होंगे।
तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अगला टॉपिक हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, जाकर वहाँ से देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।